हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर आपका चलने ही वाला है और आज आपका जो टॉपिक है वो है अधातु। देखो, धातु मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम अधातु बहुत अच्छे से बता रहे हैं। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं कम से कम 50 ऐसे प्रश्न बताऊँगा जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अधातु की डिफिनेशन समझ लेते हैं कि वे पदार्थ जो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति ऋणायन बनाते हैं, ठीक है, ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। अधातु क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु जो होते हैं वो धनायन बनाते हैं, अधातु जो होते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करेगा, Cl माइनस चार्ज बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यहाँ पे फ्लोरीन पे माइनस चार्ज हो जाएगा। मतलब जितने भी आधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आधातु सिर्फ पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। आधातु कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। देखो, 118 तत्व होते हैं जिसमें धातु जो होते हैं वो आपके 93 होते हैं, 7 उपधातु होते हैं, 18 आपके अधातु होते हैं जो सिर्फ पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम 2 अपवाद हैं, ठीक है, जिन्हें धातु और अधातु अभी भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन इन्हें आप अधातु की श्रेणी में ही पढ़ोगे। अधातु के संयोजी कोष में पूछा जाता है, अधातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अधातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन या तो 4 हो सकते हैं, या 5 या 6 या 7 या 8। अधातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 इसमें से कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो नाइट्रोजन ही लेते हैं, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5, तो 5 आ गया ना, इसका मतलब ये आधातु है। ऑक्सीजन लेते हैं 8 नंबर पे, 2,6, देखो ये 6 भी आ गया। हम ले लेते हैं क्लोरीन 17 नंबर पे, 2, 8 और यहाँ पे 7, देखो 7 भी आ गया। इसी तरीके से जितने भी आधातु होते हैं उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 इसमें से कुछ भी हो सकता है। धातु जो होते हैं, ठीक है, अधातु से रिलेटेड अब महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न समझते हैं। पहला जो होता है, अधातु होते हैं विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन एक ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है जो अपवाद है। कौन सा अपवाद है? ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? अपवाद है। ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, ये सुचालक होता है, ये सुचालक होता है। आधातु में आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, ऊष्मीय का अच्छा चालक, ये सारे ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आयोडीन अपवाद है जिसके अंदर चमकदार आयोडीन चमकदार होती है, ठीक है। अधातु वैसे तो चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकदार धातु होती है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु अगर कहेगा तो आपका उत्तर आना चाहिए ब्रोमीन होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो आपका होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जिनका स्थान तो समान होता है। स्थान क्या होगा? स्थान तो समान होगा, लेकिन परमाणु भार समान नहीं होता है, तो ऐसे तत्वों को हम उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार समान ना हो तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। 1H1 को हम प्रोटियम पढ़ते हैं,
1H2 को हम ड्यूटीरियम पढ़ते हैं, ड्यूटीरियम पढ़ते हैं। 1H3 को हम ट्राइटियम पढ़ते हैं, ट्राइटियम पढ़ते हैं, ट्राइटियम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक जो होता है वो आपका हो जाएगा T हो जाएगा, ड्यूटीरियम का कैपिटल D हो जाएगा, प्रोटियम का यहाँ P हो जाएगा। इसके बाद D2 को हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं, भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। ठीक है, भारी हाइड्रोजन। और इसके बाद इसको ईंधन, फ्यूचर का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर का ईंधन। फ्यूचर का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव पदार्थों में प्रयोग किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाला अधातु है, रेडियो एक्टिव अधातु में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है कार्बन। ठीक है, कार्बन, कार्बन के भी 3 अपर रूप होते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, अपर रूप होते हैं। पहला आपका क्या हो गया? हीरा हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा कार्बन 16 हो जाएगा। हीरे के बारे में क्या क्या जरूरी है? सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर तत्व है या पदार्थ है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे की चमक, हीरे की अगर चमक पूछे, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो 2.42 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ठोस स्नेहक है, ठोस स्नेहक है, ठोस स्नेहक है। पेंसिल की नोक में इसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल की नोक में इसका प्रयोग करते हैं। कार्बन 16 कोई विशेष प्रश्न इससे नहीं बनता। हाँ, इसका आकार अगर पूछा जाए तो षटभुज और पंचभुज, षटभुज और पंचभुज के आकार का होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। कार्बन के 2 समस्थानिक भी होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं। पहला आपका कार्बन से 12, कार्बन 12, एक कार्बन 14। कार्बन 12 का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग प्रणाली में, कार्बन डेटिंग प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाश्मों का पता लगाने में, जीवाश्मों का पता लगाने में, जीवाश्मों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। पहला कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14। कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग प्रणाली में, जीवाश्मों का पता लगाने में। तो कुछ प्रश्न और हैं इससे रिलेटेड, उन्हें भी समझ लेते हैं। इसके बाद फास्फोरस से रिलेटेड, क्योंकि फास्फोरस भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फास्फोरस के भी 3 अपर रूप होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं। ठीक है, एक सफ़ेद फास्फोरस होगा, एक सफ़ेद फास्फोरस हो जाएगा, एक काला फास्फोरस हो जाएगा, काला फास्फोरस हो जाएगा, एक आपका लाल फास्फोरस हो जाएगा, लाल फास्फोरस हो जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस कहाँ पे यूज़ होगा? सफ़ेद फास्फोरस जो प्रयोग करते हैं वो चूहा मारने की दवा जो होती है, चूहा मारने की दवा जो होती है उसमें सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। काला फास्फोरस उर्वरक खेती वेती में रिलेटेड, ठीक है, खाद वाद बनाने में, खाद वाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। और लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? लाल फास्फोरस का रूप प्रयोग होता है माचिस वाचिस के निर्माण में। ठीक है, माचिस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है इसका। इसके बाद आगे देखते हैं कि विषैली गैस कौन कौन सी है, क्या क्या है। और फास्फोरस की सहायता से, फास्फोरस की सहायता से ही हम, ठीक है, एटीपी को एडीपी प्लस फास्फोरस में चेंज करते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है? नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती कितना %? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। द्रव नाइट्रोजन जो होता है, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके संरक्षण में, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग। और उसके बाद स्पर्म जो होता है, ठीक है, शुक्राणु या स्पर्म को स्टोर करने में इसका भी प्रयोग करते हैं। और लॉफिंग गैस जो होती है, ठीक है,
नाइट्रस ऑक्साइड N2O में भी इसका प्रयोग करते हैं, हास्य गैस में भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? निम्न ताप संरक्षण में, निम्न ताप संरक्षण में, निम्न ताप संरक्षण में भी द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, निम्न ताप संरक्षण में। इसके बाद ओजोन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओजोन का अणु सूत्र पता होना चाहिए, कितना होता है? O3 होता है। सूर्य की किरणों से हमें बचाता है, सूर्य की किरणों से बचाने का काम करता है, बचाता है, सूर्य की किरणों से हमें बचाता है। समुद्र तल से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में एक परत है, समताप मंडल में ही एक परत है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ऑक्सीजन के बारे में क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीजन के बारे में पहली बात, इसकी खोज से रिलेटेड सीले ने 1772 में की थी, सीले ने 1772 ईस्वी की थी। और एक वैज्ञानिक थे जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसकी खोज की थी। ये पूछा जाता है किसके द्वारा की थी? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जोसेफ प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है, वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। और पृथ्वी पर लगभग 46 से 48% मान लेते हैं, चलो 48% के आसपास पाई जाती है। अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर हों, पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, जो टंकी होती है जिसमें हम सांस लेते हैं मुंह में पाइप लगा के। अगर पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं तब ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस लेते हैं। और आईसीयू में जब कोई भर्ती रहता है तब ऑक्सीजन के साथ में भी हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ये इतना आपको पता ही होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के बारे में इतना तो पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई होप हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।